हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको 25 साइंस के प्रश्न बताऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर पे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आपको सॉल्यूशन दूंगा। मैं आपको वो प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो मैं जानता हूं और जो आप जानते हो। मैं वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस क्या है दोस्तों? तो टीबी के बैक्टीरिया का नाम, टीबी जो बीमारी होता है जिसको हम लोग तपेदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक कहते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। इसी को हम लोग, टीबी को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। या इसी को दोस्तों हम लोग यक्षमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्षमा कहते हैं। तो टीबी रिसर्च सेंटर पूछेगा कहाँ है, तो कहाँ है? चेन्नई में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर अगर हमको ध्वनि को सुनना होगा तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, या उस यंत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोन। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हाइड्रोफोन के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं क्या होता है हाइड्रोफोन। तो आप यहाँ पर इस फिगर को देखिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये लगा हुआ है पानी के अंदर। यह देखिए एक तार के द्वारा ये कनेक्ट है। ये जो ऊपर में जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोफोन का एंटीना है जिसके द्वारा सिग्नल मिलता है और आवाज़ को हम क्या करते हैं? सुन पाते हैं। तो हाइड्रोफोन एक वैज्ञानिक उपकरण है। यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? औसतन एक वयस्क पुरुष के शरीर में पूछ रहा है कि कितना रक्त होता है। तो आपको बताना है कि 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इनके डिस्कशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य में अगर रक्त की बात किया जाए दोस्तों कितना होता है? 5 से 6 लीटर। अभी भी हमने जाना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। जितना हमारा शरीर है उसके वजन के 7% के बराबर पूछेगा क्या होता है? रक्त होता है। वैसे आयु और आकार के आधार पर हर किसी के शरीर में अलग अलग रक्त होता है। आपको पता है अलग अलग क्वालिटी का रक्त होता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो इस प्रकार के क्या है? कैटेगरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु का खोज कौन किया था? एंटी वान लीeuwenhoek ने किया था। कौन किया था? एंटी वान लीeuwenhoek ने किया था। और जीवाणु को दोस्तों अगर पूछेगा कि नाम कौन दिया था तो एहेडलबर्ग ने। कौन दिया था? एहेडलबर्ग दिया था। आपको ये नाम याद रखना है। और लुई पास्चर ने किसका किया था? दूध के पास्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और इवान वास्की ने टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का खोज किया था जो तंबाकू में पाया जाता है। और इसके बारे में अगर जाने लीeuwenhoek के बारे में, तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं लीeuwenhoek के बारे में। बैक्टीरिया की खोजकर्ता एंटी वान लीeuwenhoek एंटिनो वान लीeuwenhoek ने एक कोशिका वाले प्रोटोजोआ नामक जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। और इन्होंने इन जंतुओं को अनिमुकुलस नाम दिया था। क्वेश्चन पूछा गया कि अनिमुकुलस किसको कहा गया था? वो जो एंटीवान लीeuwenhoek ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ और इसका जीवाणु का जब खोज हुआ तो इसका नाम क्या रखा? अनिमुकुलस। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये दोस्तों आपका है मोटर। कौन है? यहाँ ये मोटर है। और यही मोटर जो है दोस्तों आपको क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत मोटर। चलिए अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं, विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलती है? तो आपको बताना है विद्युत मोटर। अर्थात इसे उपयुक्त विद्युत स्रोत से जोड़ने पर यह घूमने लगती है, जिससे जुड़ी मशीन या यंत्र भी घूमने लगती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिणत करने के साधन है।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किसके जरिए? विद्युत मोटर के जरिए, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम को, यानी जिसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम, इसको कौन दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिया था गति के, प्रथम, सेकंड, तृतीय, आपको तो पता ही होगा। और चलिए हम लोग न्यूटन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। और सॉरी दोस्तों, हाँ दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को दोस्तों हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गैलीलियो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, न्यूटन का प्रथम नियम वस्तु के जड़त्व के गुण पर आधारित था, इसलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है। यह पूछेगा कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विरामी अवस्था में रहेगा। यह किस न्यूटन के कौन से नियम के कारण होता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील में है तो वो गतीय में रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा में क्या कर दे? परिवर्तन न दे। जैसे मान के चलिए कि आपके बगल में कोई आदमी चल रहा है, तो वो चल रहा है और जब उसको हम क्या करेंगे? जब उसको हम ज़ोर से जब हम चलाएंगे उसको कोई चीज़ से, तो क्या होगा? उसका दिशा में परिवर्तन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डीएनए का आकार पूछे कैसा होता है? तो द्विकुंडलित होता है, अतः ऐसे होता है, ये और इसी को ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यही जो आकार है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विकुंडलित कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, थोड़ा वाटसन और क्रिक के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। डीएनए अणु त्रिविमीय होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए के जो अणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है? तो आपको बता देना है कि इनका आकार त्रिविमीय होता है और 2 तंतुओं से बना होता है। पूछेगा इनके अणु कितने तंतु से मिलकर बना होता है? डीएनए के अणु कितने तंतु से मिलकर बना होता है? एक इधर से था, एक इधर से था, आपने देखा ना। तो 2 तंतु से मिलकर बना होता है। कितने तंतु से? 2 तंतु से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। अब ये देखिए, यही एक दूसरे को क्या है? चारों ओर क्या है? कुंडलित है। फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने डीएनए के एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से यह दर्शाया कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। और 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को डीएनए की संरचना की खोज करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1953 में। और डीएनए की आकृति बताने के लिए इन्होंने बताया डीएनए की आकृति द्विकुंडलित होती है, इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली जो होती है वह क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? जीव भू रासायनिक प्रणाली कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बारे में हम चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्या है जीव भू रासायनिक प्रणाली? जीव भू रासायनिक प्रणाली क्या है? परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र अन्योन आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। श्वसन है। श्वसन क्या है? तो बताना है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। तो श्वसन एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए इनके बारे में हम लोग और भी जानते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण या विघटन यानी तोड़ना, विघटन का अर्थ क्या होता है? तोड़ना करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की ही इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप वहां से जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? क्या यह एक क्षारकीय होता है? बिल्कुल नहीं। त्रिक्षारकीय होता है? बिल्कुल नहीं। द्विक्षारकीय होता है? बिल्कुल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। H2SO4 इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और यह द्विक्षारकीय होता है, आपको ये बात याद रखना है। और हमारे पेट में पूछेगा एकमात्र अम्ल जो पाया जाता है वो कौन सा है? H2SO4। नहीं, हमारे पेट में दोस्तों एकमात्र अम्ल पाया जाता है, उसको HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये बैटरी में जो पानी होता है ना, वही क्या है? H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इनके बारे में अगर हम जाने तो द्विक्षारकी, एक क्षारकीय अम्ल पूछेगा क्या होता है? तो HCl, और ये हमारा पेट में होता है। द्विक्षारकीय अम्ल जिसको हम लोग H2SO4 कहते हैं, और ये बैटरी में जो पानी होता है वही पानी है। त्रिक्षारकीय अम्ल जिसको हम H3PO4 हाइड्रो हाँ पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, तो चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध जो है दही के रूप में जम जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि बैक्टीरिया। क्या कारण है? बैक्टीरिया। और उस बैक्टीरिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस बैक्टीरिया का आकार जो होता है दोस्तों छड़नुमा होता है। ये आप देख सकते हो, ये जो आकार जो आपको दिख रहा है यहाँ फोटो में, तो इसी टाइप का जो आकार देखिए, छड़ जैसा आकार आपको दिखेगा, यही क्या है? दूध में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो कि स्त्रियों की योनि में, दूध के अलावा पूछेगा ये और कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है स्त्रियों की योनि में तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। इनका आकार दंड रॉड जैसा होता है। अभी ऐसा जो बना हुआ था यहाँ फोटो में जो आप देखे, रॉड जैसा है ना, रॉड जैसा। तो ये जो आकार है रॉड जैसा ना है, तो रॉड जैसा होता है। इसके अलावा यह जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कार्डियोलॉजी क्या है? हृदय का अध्ययन है। हृदय का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। ऊतकों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो आपको बताना है हिस्टोलॉजी कहलाता है। और जानते हैं और भी थोड़ा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु बम में हम लोग किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो आपको बताएं यूरेनियम। क्या बताना है? यूरेनियम का। और यूरेनियम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पीला केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक भी कहते हैं। और ये बड़ा महंगा धातु होता है। और यूरेनियम के लिए भारत में कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा। क्या बताना है आपको? जादूगोड़ा जो है झारखंड में ये प्रचलित है, आपको याद रखना है। अर्थात यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है और उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। यही परमाणु बम का सिद्धांत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है? हाँ, ये तो सही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं ऑप्शन को। क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें न तो ऊष्मा विमोचित होती है और न ही अवशोषित होती है? तो ये गलत है। विमोचित होना का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना। तो यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलता है, यहाँ कहता नहीं कह रहा है, तो ये गलत है। अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ग्रहण करती है नहीं, बाहर निकलती है, तो ये भी गलत है। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ये को सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा विमोचित होती है अर्थात ऊष्मा निकलती है। और भी इनकी गहराई से अगर जाने इस प्रश्नों को, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विमोचित। क्या कहते हैं? विमोचित कहते हैं। निकलना या विमोचित जो कहिए, जिसमें अभिकर्मक या विलयन गर्म हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग NaOH सूत्र इसका होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, को जल में डालने पर ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है, जिसके कारण जलीय विलयन अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी
बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निकेल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, और निकेल के बारे में हम जाने। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल से संयोग कर उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। दोस्तों इस प्रक्रिया के तेलों का हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और यही जो दोस्तों आपने अभी सुना कि निकेल हाइड्रोजन की उपस्थिति में तेल से संयोग कर उनको क्या करता है? वनस्पति घी में बदल देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है? बढ़ जाता है। हाँ, केवल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध यानी आर जो होता है क्या होगा? तब बढ़ जाएगा, नियत भी नहीं रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इनका धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखना है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। पूछेगा प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। अर्थात जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धातु की प्रतिरोधकता उतना ही अधिक होगी। चलिए ये यहीं तक आज छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये रहा, आज मैं आपको लगभग क्वेश्चन करवाया। इससे आगे नेक्स्ट दिन करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए क्वेश्चन लाता रहता हूँ। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHAS इतिहास KIDUNIYA इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।